Hello everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we are back with another video related to a series of business law or business regulatory framework. And in this video, we are going to cover up next topic. So इससे पहले वाले पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उसे जरूर चेकआउट करेंगे। आप मुझे इंस्टाग्राम टेलीग्राम में ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप है कॉमर्स ग्रुप SWNT. So without any further delay, let's start this video. So now guys, in this video we are going to cover this topic, that is indemnity and guarantee. Indemnity क्या होता है, उसकी definitions, उसके पूरे concept को समझेंगे एंड उसके बाद हम guarantee जो है उसको cover up करेंगे, right? So definition के अकॉर्डिंग अगर हम देखें indemnity की meaning, so indemnity is a legal obligation by one party to compensate other parties for a loss or damage incurred as a result of a specified condition or circumstances. ये आपने अपनी real life examples में भी देखा होगा कि इंडेमनिटी वाला जो कॉन्सेप्ट है या गारंटी वर्ड आपने सुना ही होगा। एक तरीके का क्या है, एक लीगल ऑब्लिगेशन है, मतलब ये जो ड्यूटी है, ये जो ऑब्लिगेशन है वो लॉफुल है, बिकॉज अगर आप वो नहीं परफॉर्म करेंगे तो सामने वाली पार्टी आपके अगेंस्ट कोर्ट जाके एक्शन ले सकती है। ठीक है, तो ये लीगल ड्यूटी होती है किसकी, एक पार्टी की, कि वो दूसरी पार्टी जो है उसको क्या करेगी, कंपनसेट करेगी लॉस और डैमेज के लिए जो उसको होता है अगर कोई स्पेसिफाइड इवेंट या सर्कमस्टांसेस होते हैं तो, right? The party who gives indemnity or who promise to compensate for or to make good the loss is called indemnifier, and the party for whose protection and safety the indemnity is given or the party from whose loss is made good is indemnified and indemnity holder, right? So इसको पूरा समझेंगे। The party who gives indemnity मतलब ऐसी पार्टी जो प्रॉमिस करती है कि अगर कोई लॉस या डैमेज होगा तो वो कंपनसेट करेगी, उस पार्टी को यहाँ पे क्या बोलते हैं, उस पार्टी को बोलते हैं इंडेमनिफायर, मतलब उसने इंडेमनिटी दी है। ठीक है, इंडेमनिटी क्या एक तरीके की सेफ्टी है, तो जो पार्टी सेफ्टी देती है कि अगर कोई लॉस होता है तो वो कंपनसेशन करेगी, उसका जो पेमेंट है वो देगी, वो होती है आपकी इंडेमनिफायर। एंड द पार्टी फॉर हुज प्रोटेक्शन और सेफ्टी द इंडेमनिटी इज गिवन, मतलब जिस पार्टी के लिए वो प्रोटेक्शन या सेफ्टी जिसे हम इंडेमनिटी कहते हैं वो दी जाती है, जिस पार्टी को दी जाती है उस लॉस के अगेंस्ट सेफ्टी या प्रोटेक्शन, उस पार्टी दूसरी पार्टी को क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी मतलब वो सेफ्टी होल्डर या इंडेमनिफाइड जिसको हमने इंडेमनिटी दी है, मतलब कि अगर उसको कोई लॉस होता है, किसी भी वजह से कोई भी डैमेज होता है जो हमने एग्रीमेंट में मेंशन किया है स्पेसिफाइड कंडीशन के तहत, तो उसको सामने वाली पार्टी डेट इज इंडेमनिफायर क्या करेगा, कंपनसेट करेगा। तो ये दो टर्म यहाँ पे याद रखने हैं, पूरे टॉपिक में यही दो टर्म घूमने वाले हैं, इंडेमनिफायर, इंडेमनिफाइड। सो इंडेमनिफायर क्या होता है, जो गारंटी देता, मतलब जो गारंटी नहीं, जो जिसकी ये लीगल ऑब्लिगेशन होती है, जो इंडेमनिटी देता है, राइट? ये याद रखना, गारंटी नहीं, इंडेमनिटी। जो इंडेमनिटी देता है मतलब कि प्रॉमिस करता है कि अगर लॉस होता है तो उसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, वो होता है इंडेमनिफायर। और जिसको वो सेफ्टी या प्रोटेक्शन दिया जाता है उस लॉस के अगेंस्ट, वो होता है इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। इन बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट वन पार्टी में इंडेमनिफाई द अदर पार्टी अगेंस्ट एनी लीगल कॉस्ट एंड डैमेज अराइजिंग फ्रॉम अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें कोई भी पार्टी क्या कर सकती है, दूसरी पार्टी को इंडेमनिफाई कर सकती है, मतलब प्रोटेक्शन दे सकती है। ठीक है, किसी भी डैमेज या लीगल कॉस्ट से, जो ब्रीच से आपने देखा था ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वाला टॉपिक, तो कॉन्ट्रैक्ट अगर ब्रीच हुआ मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट अगर बीच में तोड़ा गया है, तो जिस पार्टी ने तोड़ा है वो पार्टी दूसरी वाली पार्टी को अगर कोई लीगल कॉस्ट या डैमेजेस उस कॉन्ट्रैक्ट के टूटने से होता है तो वो क्या देगा, उसको सेफ्टी प्रोटेक्शन डेटर्स उसके अगेंस्ट कंपनसेशन उस लॉस के अगेंस्ट देगा। तो एग्जाम्पल हो सकता है कि आप अगर कॉन्ट्रैक्ट में के तहत अगर आपने इंडेमनिटी एग्रीमेंट कर रखी है तो कॉन्ट्रैक्ट की अगर कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ा गया तो पार्टी ए पार्टी बी को उसके लिए जो भी डैमेजेस होंगे वो पे ऑफ करेगा। ठीक है, जो भी डैमेजेस की कॉस्ट होगी वो देगा, तो फिर वो देगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉपिक इंडेमनिटी क्या होता है। इसके आगे बहुत सारी चीजें इसकी की फीचर्स क्या हैं और राइट्स क्या है, लाइबिलिटीज क्या है, सो वन बाय वन हम उसको डिस्कस करेंगे। राइट, सो अगर हम फीचर्स की बात करें कि क्या की फीचर्स है इंडेमनिटी वाले कॉन्सेप्ट के, तो पहला है इट इन्वॉल्व्स अ प्रॉमिस टू कंपनसेट फॉर लॉस। अब ये जो फीचर्स है ना वो आपको पूरा टॉपिक यहाँ पे क्लियर कर देंगे। कंपनसेट फॉर लॉस के लिए क्या करना है, आपने प्रॉमिस किया, मतलब कि आपने पढ़ा इंडेमनिटी क्या है, इंडेमनिटी एक सेफ्टी है जो सामने वाली पार्टी दूसरी पार्टी को देती है अगर उसको कोई लॉस या डैमेज होता है तो यहाँ में यही है कि प्रॉमिस किया जाता है कि लॉस के लिए क्या करेंगे, आप कंपनसेट करेंगे। द इंडेमनिटी इन्वॉल्व्स अ प्रॉमिस बाय वन पार्टी टू कंपनसेट फॉर अनदर फॉर लॉस और डैमेजेस दैट दे हैव डिसाइडेड। नेक्स्ट इज द इंडेमनिफायर, इंडेमनिफायर, इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफायर कौन था, जो इंडेमनिटी देता है। इंडेमनिटी मींस व्हाट, जो सेफ्टी प्रोटेक्शन देता है लॉस के अगेंस्ट।
कि वो कंपनसेट करेगा, वो है इंडेमनीफायर। द इंडेमनीफायर एग्रीज टू मेक गुड द लॉस सफर्ड बाय इंडेमनिटी। इंडेमनिटी कौन है? जिसको लॉस हुआ है, ठीक है। इंडेमनीफायर कौन है? जिसने सेफ्टी प्रोटेक्शन दिया है लॉस के अगेंस्ट इसको, इंडेमनिटी को। तो इसके अंदर क्या होता है, इंडेमनिटी वाले को एग्रीमेंट के अंदर क्या होता है कि जो इंडेमनीफायर होता है वो एग्री करता है कि अगर कोई लॉस होता है इंडेमनिटी को, वो कोई लॉस से सफर करता है, तो मैं उस लॉस का क्या करूंगा, गुड दैट इज टू मेक गुड दैट इज टू कंपनसेट, मैं कंपनसेट करूंगा, ठीक है। द लॉस में अराइज ड्यू टू एक्शन ऑन इंडेमनीफायर और फॉर एक्सटर्नल फैक्टर। देखो लॉस जो है वो इंडेमनीफायर के एक्शन से भी हो सकता है, मतलब जो ये आपको प्रोटेक्शन या सेफ्टी जो इंडेमनिटी दे रहा है उसके वजह से भी इंडेमनिटी जो इंडेमनीफाइड है उसको लॉस हो सकता है, ठीक है, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर के तहत हो सकता है, ठीक है। तो ये देखिए आप यहाँ पे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं, आई थिंक वहां पे नहीं है एग्जाम्पल, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल देखना है। तो अगर आपने कभी रेंट एग्रीमेंट करी होगी तो रेंटल एग्रीमेंट में आपने देखा होगा वो आपसे कुछ पैसे जो है वो या फिर कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं कि अगर आपका रूम जो है वो डैमेज हो गया तो फिर आपको क्या करना होगा, कंपनसेशन करना होगा। तो जैसे अगर आपने कोई रेंटल एग्रीमेंट किया, उसमें आपने इंडेमनिटी एग्रीमेंट कर ली कि मान लो कल को इस रूम में जिसमें मैं रह रहा हूँ वहां पे कोई भी डैमेज होगा तो मैं उस लॉस का, उस डैमेज का क्या करूंगा, कंपनसेट करूंगा। तो वो लॉस या डैमेज जो भी डैमेज हो सकता है वहां की प्रॉपर्टी, वो तो हो सकता है या तो आप कर दो, आप कोई दीवार तोड़ डालो, या तो हो सकता है कि अर्थक्वेक हो गया उसके वजह से वो दीवार जो है वो टूट गई। आपने क्या कहा था कि कोई भी अगर ऐसा स्पेसिफिक डैमेज या लॉस होता है तो मैं पे करूंगा, तो फिर उस केस में आप क्या हो जाओगे, उसके लिए लाइबल हो जाओगे, ठीक है। तो लॉस जो है वो आपकी वजह से भी आ सकता है, एक्सटर्नल फैक्टर्स के भी वजह से आ सकता है। इट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी अगेंस्ट फाइनेंशियल लॉस। फाइनेंशियल लॉस के अगेंस्ट एक कॉन्ट्रैक्ट है गारंटी का, क्योंकि अगर आपने यहीं पे यही चीज कही है कि अगर कोई फाइनेंशियल लॉस सामने वाली पार्टी को होगा तो आप क्या, आपने ये गारंटी दी है कि आप उसको क्या करोगे, कंपनसेट करोगे। तो दो पार्टी के बीच में है, एक पार्टी प्रॉमिस करती है कि अगर कोई लॉस होता है तो मैं आपको कंपनसेट करूंगा, और जिस पार्टी को उस प्रॉमिस किया जाता है, उसको कंपनसेट किया जाता है, उसको प्रोटेक्शन दिया जाता है, सेफ्टी दी जाती है, वो होता है इंडेमनीफाइड इंडेमनिटी होल्डर। आई होप कि पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम आते हैं राइट्स ऑफ इंडेमनिटी होल्डर। इंडेमनिटी होल्डर कौन है? जिसको आपने प्रॉमिस किया है कि अगर उसको कोई लॉस या दिक्कत होती है कंपनसेशन आप उसको देंगे, ठीक है। तो उसके पास क्या क्या राइट है? पहला तो राइट है उसके पास कि कोई भी डैमेज या लॉस होता है तो वो उसको क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है। ऑफ कोर्स आपने मुझे क्या कहते हैं ये गारंटी, या मैं कहूं गारंटी वर्ड नहीं यूज करेंगे क्योंकि गारंटी वाला टॉपिक नेक्स्ट है। आपने मुझे इंडेमनिटी दी है, इंडेमनिटी आप समझ गए ना, सेफ्टी, या आपने मुझे एक तरीके का प्रोटेक्शन दिया है लॉस के अगेंस्ट की, कोई लॉस होगा तो आप मुझे क्या करोगे, कंपनसेट करोगे। तो मेरे पास ये राइट रहेगा कि मैं एज ए इंडेमनिटी होल्डर, जिसे इंडेमनिटी दी गई है, कि मैं आपसे क्लेम कर सकती हूं सारी डैमेजेस और लॉस के लिए जो हमने एग्रीमेंट में तय किए हैं। तो ऑफ कोर्स आपको भी पता है, ये तो राइट रहेगा मेरा। दूसरा है राइट टू क्लेम फॉर ऑल द कॉस्ट विच इज रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट। दूसरा है हमारी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी कॉस्ट होगी, ठीक है, जितनी भी कॉस्ट होंगी उसको भी क्लेम करने का मेरे पास क्या होगा, राइट रहेगा। जैसे कि राइट टू क्लेम ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू कॉस्ट समझ लो, जैसे कि मान लो अगर मैं ऐसे पहले वाला एग्जांपल दूं कि राइट टू क्लेम ऑल द डैमेज एंड लॉस, मान लो कंपनी ए है, कंपनी बी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, एंटर करते हैं। तो पहले वाला एग्जांपल दे रही हूँ, कंपनी ए जो है वो एग्री करता है कि वो कंपनी बी को क्या करेगा, कंपनी ए जो है वो एग्री करता है वो कंपनी बी को क्या करेगा, इंडेमनीफाई करेगा अगर उसे कोई भी लॉस होता है, कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूटेगा तो, ठीक है। ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बोला है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट टूटता है तो कोई भी लॉस अगर बी को होता है कॉन्ट्रैक्ट से, लॉस से मतलब ब्रीच होने से, कॉन्ट्रैक्ट बीच में तोड़ने से अगर बी को कोई भी लॉस होता है तो कंपनी ए जिसने इंडेमनिटी दी है वो क्या करेगा, उसको कंपनसेट करेगा। सिंस अगर कंपनी बी को कोई फाइनेंशियल लॉस हो जाता है, कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूट जाता है, ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूट गया जिसके लिए आपने भाई इंडेमनिटी दी थी कि टूटेगा तो मैं लॉस के लिए कंपनसेट करूंगा। अब कॉन्ट्रैक्ट बीच में टूट गया और बी को लॉस हुआ, तो इस केस में बी के पास पूरे राइट रहेंगे कि वो जो लॉस उसको हुआ है उसके लिए वो ए से कंपनसेशन ले, ठीक है। एग्जाम्पल ले लो, अगर ए है उस और बी है, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि हम आपको, ए ने कहा था मैं आपको गुड्स जो है वो टाइम पे डिलीवर करूंगा, और अगर मैंने आपको टाइम पे डिलीवर नहीं किया और उसकी वजह से आपको फाइनेंशियल लॉस होता है तो मैं आपको उसका क्या करूंगा, कंपनसेट करूंगा। तो मान लो ए ने डिलीवर करने के लिए गुड्स की गारंटी ली, गारंटी नहीं इंडेमनिटी दी,
वर्ड गारंटी वहां यूज करेंगे। मान लो हाँ, दो पार्टी के बीच में, तो उन्होंने उनको कहा कि भाई अगर लॉस होता है, मैं नहीं दे पाता हूँ, गुड डिलीवर नहीं कर पाता हूँ टाइम पे, तो आपको जो भी लॉस होगा वो मैं आपको दूंगा। तो लॉस हो गया भाई, नहीं डिलीवर कर पाए, बी को लॉस हुआ, उसका दूसरा जो क्लाइंट था जिसको उसको देना था वो गुड दोबारा से, मतलब उसने उसको दिया, उसको ट्रांसफर करना था दूसरे को, वो नहीं कर पाया, जिसकी वजह से उसको लॉस हुआ। तो अब बी के पास पूरा राइट रहता है कि वो जो भी उसको लॉस हुआ है इसका या डैमेज का, वो किससे क्लेम कर ले, ए से कर ले, एज इंडेमनिटी ए ने दी थी इस केस की। ठीक है। दूसरा है आपका राइट टू क्लेम फॉर ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू गुड। जैसे मान लो अगर हम इसी कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करें, तो अगर बी को कोई लीगल कॉस्ट इनकर करता है, जैसे डिस्प्यूट हो गया बीच में, ठीक है, इस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड ए और बी के बीच में क्या हो गया, लड़ाई हो गई, डिस्प्यूट हो गया, जिसके लिए बी ने क्या किया, कुछ भाई लॉ के तहत खर्चे किए, क्योंकि उसको ये डिस्प्यूट सेटल कराना था, तो उसके लिए उसने लीगल एक्सपेंसेस करे, ठीक है, खर्चे किए, ठीक है, लॉयर हायर किया, जो भी किया होगा डिस्प्यूट को सेटल आउट कराने के लिए, तो उसमें भी बी के पास पूरा राइट रहता है कि उस कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड उसे जितनी भी कॉस्ट करे, जो भी लीगल एक्सपेंसेस किए हैं, उसके लिए भी वो कंपनी ऐसी क्या कर सकता है, क्लेम कर सकता है कि वो उसको क्या करे, रीइंबर्स्ड करे। ठीक है, अगर उन्होंने एग्रीमेंट करी है इसके रिगार्डिंग कि हाँ अगर कोई डिस्प्यूट होता है उसको सेटल आउट करने में भी हम आपको पेमेंट करेंगे, ठीक है, आपको रिम्बर्स करेंगे, तो फिर बी के पास पूरा राइट आएगा कि वो उससे क्या करे, क्लेम करे। नेक्स्ट है राइट टू क्लेम फॉर ऑल द सम विच ही मे हैव टू पे फॉर द कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि इंडेमनिफाइड को ये भी राइट रहता है कि वो क्लेम कर सकता है वो सभी अमाउंट को जो उसको हो सकता है पे करने पड़ जाए कॉन्ट्रैक्ट जो लोनों ने पार्टी ने साइन किया उसकी वजह से। ठीक है, तो इसको अगर हम एग्जांपल से समझे, तो मान लो कंपनी और कंपनी बी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं, जहां कंपनी बी एग्री करता है कि वो कुछ सर्विसेज या गुड्स जो है वो कंपनी ए को क्या करेगा, डिलीवर करेगा। तो अपनी ऑब्लिगेशन को फुलफिल करने के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट के तहत है, कंपनी बी क्या करता है, कुछ पेमेंट करता है सप्लायर्स को या थर्ड पार्टी सर्विस को, ताकि जो गुड्स है वो आराम से ए तक पहुंच जाएं। तो कॉन्ट्रैक्ट में ये एक क्लॉज था कि अगर कंपनी ए जो कि जिसको गुड डिलीवर हो रहा है वो क्या करेगा, इंडेमनिफाइड करेगा कंपनी बी को, मतलब जो जिसको इंडेमनिफाइड कर रहा है वो तो इंडेमनिफाइड हो गया, ठीक है, और कंपनी ए क्या है, इंडेमनिफायर। तो इंडेमनिफायर क्या कह रहा है कि कंपनी बी जो इंडेमनिफाइड है, इसको सिक्योरिटी दे रहा है, वो ये कह रहा है कि अगर तुम्हें कोई लॉस होता है कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के तहत, तो जो भी पैसा होगा कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस के तहत वो मैं तुम्हें दूंगा। ठीक है, अगर तुम्हें कोई भी थर्ड पार्टी को भी पेमेंट करना पड़ा है उसको भी इंक्लूड करके। तो मान लो कंपनी बी को कुछ डिफिकल्टीज हो गई, ठीक है, काफी ऑब्स्टिकल है उसको कि वो जिसके जैसे पहले एक जो सेटलमेंट था कि उसको इतने रुपए में वो पहुंच जाएंगे गुड, लेकिन बाद में पता चला कि ऐसे अनएक्सपेक्टेड डिफिकल्टीज आ गई कि उसका जो भी पैसा है वो और ज्यादा उसको सप्लायर्स को क्या करना पड़ गया, देना पड़ गया, जो उन्होंने नहीं सोचा था कि इतना देना पड़ जाएगा। मान लो 500 सोचा था और उसको 1500 देने पड़ गए ड्यू टू सम अनफोर्सीन डिफिकल्टीज। तो सिंस इंडेमनिटी जो इंडेमनिटी एग्रीमेंट उसमें आपको कहा था, ठीक है, आपको कंपनी ए ने कहा था जिसको गुड्स आप डिलीवर करने जा रहे हो, उसने आपको एज अ इंडेमनिफाइड वो आपको इंडेमनिटी दी थी कंपनी बी को जो इंडेमनिटी होल्डर है, कि अगर ऐसा कोई केस होता तो मैं आपको क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा, जो भी आपका मान लो ऐसा कोई भी लॉस हो गया या इस तरीके का कोई आपको पेमेंट करना पड़ गया कॉन्ट्रैक्ट के तहत, तो मैं आपको क्या करूंगा, पे करूंगा। तो जो भी एडिशनल सम अब आया है तो वो क्या करेगा, आपको पेमेंट करेगा कंपनी ए। ठीक है, जो भी आपने अब ज्यादा पैसे बढ़ा के सप्लायर्स को दिए हैं। तो ये क्या है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्ट है जहां पे आपको उन सारी चीजों के लिए उन सारी अमाउंट जो आपने पे किए हैं जो आपको कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के लिए देना पड़ा, उसको भी आपके पास क्लेम का राइट रहता है इंडेमनिटी होल्डर के पास, कि वो जो भी इंडेमनिफाइड है जिसने ये बात कही थी कि वो आपको पे करेगा, वो आप रिसीव कर लो। नेक्स्ट इज लाइबिलिटीज एंड ड्यूटीज और इंडेमनिफायर। लाइबिलिटीज टू पे फॉर ऑल द डैमेजेस लॉस, वही है, वो क्लेम करेंगे आपसे हर डैमेज और लॉस के लिए, और आपके ऊपर एज इंडेमनिफायर ये लाइबिलिटी रहती है, ड्यूटी रहती है कि जो भी वो आपसे डैमेज और लॉस क्लेम कर रहे हैं वो आप क्या करो, पे करो। लायबिलिटी टू पे ऑल द कॉस्ट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट, दूसरा है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड कोई भी कॉस्ट, वही है कि एग्जांपल है डिस्प्यूट हो गया, डिस्प्यूट के तहत लीगल पेमेंट जो है वो उन्होंने करी है इंडेमनिफाइड ने, तो अब आपकी ये ड्यूटी है कि आप उसको क्या करो, रीइंबर्स करो, एज आपने एग्रीमेंट के तहत ये चीजें मेंशन की थी। नेक्स्ट इज इंडेमनिफाई फॉर द अमाउंट पेबल बाय द प्रोमिसी इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। ठीक है, अब इसको समझना है आपको यहाँ पे। सो केस क्या है, आपको क्या करना है, इंडेमनिफाई करना है फॉर द अमाउंट पेबल बाय द प्रोमिसी इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। कॉम्प्रोमाइज के केस में आपने ये किया, जैसे कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट क्या होती है, जैसे सारा है,
ठीक है, उसने वो एग्री कर गई कि वो अजय को कुछ अमाउंट पे करेगी अगर डिस्प्यूट सेटल करने के लिए। ठीक है, जो भी उनके बीच में डिस्प्यूट हो रहे हैं उसको सेटल करने के लिए सारा एग्री करती है कि वो अजय को क्या करेगी, कुछ सर्टेन अमाउंट जो उसने डिसाइड किया था कि मान लो 10,000 रुपए वो पे करेगी। ठीक है, तो ये क्या है, कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट। कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे वर्ड है ना आपका, कॉम्प्रोमाइज के लिए आप पे कर रहे हैं, पेबल फॉर द अमाउंट पेबल बाय द इंडेमनिफाई फॉर द अमाउंट पेबल बाय द प्रोमिस इन केस ऑफ कॉम्प्रोमाइज। तो ये ड्यूटी है इंडेमनिफायर की कि जो भी कॉम्प्रोमाइज के लिए पेमेंट की है आपके इंडेमनिफाइड ने, इंडेमनिटी होल्डर ने, वो आपको क्या करना होगा, उसको पे करना होगा। ठीक है, यहाँ पे मान लो जैसे कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट का मैंने एग्जांपल आपको दिया कि सारा जो है अजय को कहती है अगर जो भी डिस्प्यूट है हमारे बीच में जो चल रहा है उसको सेटल करने के लिए जो भी अमाउंट आप पे करेंगे, ठीक है, उसके लिए वो इंडेमनिटी दे रही है। जैसे मान लो अजय ने, ठीक है, अब देखो एग्जांपल समझाते हैं। जैसे मान लो कॉम्प्रोमाइज को फाइनलाइज करने से पहले उन्होंने एक क्लॉज बना दिया कि सारा जो है वो कॉम्प्रोमाइज का पेमेंट करेगी। पहले सारा ने सारा अजय ने में जो भी आपका ये कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट हुआ उसके तहत इन्होंने जो क्लॉज बनाया उसमें इन्होंने मेंशन किया है कि सारा जो है वो कॉम्प्रोमाइज का जो भी पेमेंट है वो करेगी। और एलेक्स ने या फिर अजय कहें, अजय ने क्या किया है, उसको ये इंडेमनिटी दी है कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, उस अमाउंट को कंपनसेट करूंगा। तो ये जो भी एग्रीमेंट हो रही है कि जो उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है उसको सेटल करने के लिए उन्होंने कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट करी। ठीक है, उस कॉम्प्रोमाइज एग्रीमेंट के तहत जो सारा है उसने क्या कहा है, उसने कहा कि मैं जो है वो पेमेंट कर दूंगी इस डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए, और अजय ने उसको ये इंडेमनिटी या एक सिक्योरिटी दी है, ठीक है तुम इसको पेमेंट कर दो और जो भी अमाउंट होगा वो मैं तुम्हें क्या करूंगा, कंपनसेट करूंगा। तो यहाँ पे इंडेमनिटी किसने दी है, अजय ने दी है। किसको दी है, सारा को दी है। अब मान लो सारा ने जो भी उनका एग्रीड अमाउंट था उससे ज्यादा उसने पे कर दिया, 10,000 सोचा तो उसको 15,000 पे करने पड़ गए डिस्प्यूट को सेटल करने के लिए। तो इस केस में सारा ने ऐसा कहा था कि सर्टेन अमाउंट से जो भी हमको मुझे ज्यादा पे करना पड़ेगा उसके लिए जो हमने क्लॉज बनाया है कि तुम मुझे वो क्या करोगे, कंपनसेट करोगे। तो उस केस में अब अजय को क्या करना होगा, सारा को वो एक्स्ट्रा अमाउंट जो है वो कंपनसेट करना होगा, एज वो अनएक्सपेक्टेड अमाउंट है जो सारा को पे करना पड़ गया। ठीक है, तो ये है आपका पूरा केस कि जो भी कॉम्प्रोमाइज का पेमेंट है जो आपने प्रॉमिस किया है, ठीक है, सामने वाली पार्टी को जिसको आपने इंडेमनिटी दी है, वो आपकी ड्यूटी है कि आप उसको क्या करो, कंपनसेट करो। ठीक है, तो इस केस में उन लोगों ने एक क्लॉज बनाया था कि जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट होगा, जितना पे करना है वो तो सारा करेगी, लेकिन अगर ज्यादा कुछ जाता है तो फिर अजय ने ये इंडेमनिटी दी थी कि वो मैं उसका जो भी पेमेंट है वो मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि मैं पे करूंगा। ठीक है, तो उस केस में अजय ने जो है वो पेमेंट कर दी। नेक्स्ट हम स्टार्ट करें, नेक्स्ट इसके साथ दैट इज गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है, ये स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट है। नेक्स्ट आता है गारंटी कॉन्ट्रैक्ट। Guarantee is a contract in which one person agrees to be responsible for the debt or obligation of another person in case of default। अब ये देखो इंडेमनिटी से बिल्कुल अलग है। वहां पे दो पार्टी थी जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को सिक्योरिटी देती है कि अगर तुम्हें कोई लॉस होता तो मैं कंपनसेट करूंगा। गारंटी एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है जहां पे एक पर्सन ये एग्री करता है कि वो रिस्पॉन्सिबल होगा डेट के लिए, अगर कोई दूसरी वाली पार्टी कोई डेट ले रही है, लोन ले रही है उसके लिए, या फिर अगर कोई वो ड्यूटी कह रही है कि मैं ये चीज करूंगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। अगर जिस पार्टी ने जो ये कह रहा है कि मैं करूंगा उसने कोई डिफॉल्ट कर दिया तो, जैसे आपने एग्जांपल अगर यहाँ पे देख लो पहले ही आप, तो जैसे पेरेंट है वो गारंटी देते हैं रीपेमेंट ऑफ कार लोन फॉर देयर चाइल्ड प्रॉमिसिंग टू पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इफ द चाइल्ड डू सो। तो यहाँ पे जो पेरेंट्स है वो क्या गारंटी दे रहे हैं कि अगर जो कार लोन है उसकी वो गारंटी ले रहे हैं कि मैं पेमेंट करूंगा उस कार लोन का, उस डेट का, अगर जो मेन मेरा चाइल्ड है, ठीक है, जिसने आपके साथ ये प्रॉमिस किया था वो फेल हो गया। तो आपने देखा है ना, गारंटी लेते ना, कोई कहता है ना मैं इसकी गारंटी लेता हूं, तो मैं इसकी गारंटी क्यों ले रहा हूं कि अगर ये जिसकी मैं गारंटी ले रहा हूं उसने जो तुमको प्रॉमिस किया है वो ये नहीं पूरा कर पाएगा तो वो प्रॉमिस मैं पूरा करूंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ना, तीन पार्टी इन्वॉल्व हो गई हैं। ठीक है, तो पर्सन हु गिव्स द गारंटी, जो गारंटी देता है वो उसे कहते हैं श्योरिटी या गारंटर कि वो गारंटी दे रहा है। दूसरा, द पर्सन रिस्पेक्ट ऑफ हुज द डिफॉल्ट द गारंटी इज गिवन, जिसकी डिफॉल्ट के बिहाफ पे आप गारंटी देते हो कि अगर उसने गड़बड़ की तो मैं वो चीज ठीक करूंगा, वो होता है प्रिंसिपल डेटर जिसके लिए आप गारंटी दे रहे हो। और ही इज द पार्टी और हुज डिफॉल्ट गारंटी इज गिवन एंड द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन। और दूसरा, जिसकी गारंटी जिसके लिए जिसको दी जाती है गारंटी वो होता है क्रेडिटर। ठीक है, जिससे जैसे मान लो कि तीन लोग हैं, राम, श्याम और मोहन। तो राम जो है और श्याम जो है और मोहन, राम और श्याम जो है दोनों भाई हैं। और श्याम जो है उसने मोहन से कहा था कि मैं तुम्हें क्या करूंगा, पेमेंट करूंगा
एक जो भी स्पेसिफाइड अमाउंट है उसका। राम को पता था कि जो छोटा भाई है मेरा वो पेमेंट हो सकता है वो ना कर पाए, डिफॉल्ट कर दे, इसीलिए जो मोहन है वो उसको मतलब लोन दे भी नहीं रहा था कि नहीं तुम पे भरोसा है तुम नहीं दे पाओगे। तो जैसे राम ने कह दिया जो उसका बड़ा भाई है कि चलो मैं इसकी गारंटी लेता हूं, अगर ये नहीं दे पाएगा तो मैं दूंगा। और मोहन को इस बात पे यकीन हो गया कि हाँ वो ज्यादा स्ट्रांग है फाइनेंशियली भी और स्मार्ट है, तो चलो ठीक है तुम्हारी गारंटी पे मैं इसको क्या दे देता हूँ, पैसे दे देता हूँ। तो यहाँ पे 3 लोग हैं जिसको जो गारंटी दे रहा है वो है गारंटर या श्योरिटी, जिसके लिए गारंटी दी जा रही है वो है प्रिंसिपल डेटर। एज मेन डेटर कर्जदार तो वही है ना, गारंटर वाला तो मेन कर्जदार है नहीं। और जिसको गारंटी दी जा रही है वो होता है क्रेडिटर, जिसको आपको क्या करना है, पेमेंट करना है। ठीक है, तो ये हुआ गारंटी। नेक्स्ट इसके फीचर्स क्या है, इट इन्वॉल्व प्रॉमिस टू परफॉर्म द ऑब्लिगेशन ऑफ थर्ड पार्टी। यहाँ पे आप प्रॉमिस करता है गारंटर जो है वो प्रॉमिस करता है कि थर्ड पार्टी का क्या है जो भी ड्यूटी या ऑब्लिगेशन है वो क्या करेगा, परफॉर्म करेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज द पर्सन गिविंग द गारंटी इज नोन एज गारंटर। जो गारंटी देता है उसे कहते हैं गारंटर। जिसके लिए गारंटी दी जाती है वो होता है प्रिंसिपल डेटर, एज मेन उसी ने ही डेट लिया है, वही प्रिंसिपल है, मेन है वही। द गारंटी आर ऑफन यूज्ड इन लेंडिंग सिचुएशन सच एज समवन को साइन अ लोन। जैसे आपने देखा होगा कभी कोई जैसे कोई पर्सन है वो लोन साइन करता है तो जो लो बैंक है वो उसको लोन नहीं दे सकती क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं कर रही है, उसका इतना फाइनेंशियल बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं है। तो सामने वाली पार्टी मान लो कोई बहुत ही अच्छी पार्टी है जिसका बहुत अच्छा क्रेडिट वर्दनेस है और जिसकी बहुत अच्छी गुडविल है मार्केट में, वो अगर बैंक को गारंटी दे देता है कि चलो ठीक है तुम इनका जो लोन है वो पास कर दो, अगर ये नहीं दे पाए आपका जो भी अमाउंट है वो मैं दूंगा, तो उस केस में लैंडिंग सिचुएशन में आप गारंटीज वगैरह देखते हो जनरली ज्यादा यूज होती है। ठीक है, नेक्स्ट इज एज पर सेक्शन 126 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है 1872 और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हैज 3 पार्टीज। यहाँ पे बता भी रखा है 3 पार्टी होती है। पहला होता है श्योरिटी या गारंटर। श्योरिटी कौन होता है, इज अ पर्सन गिविंग द गारंटी इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में जो गारंटी देता है उसे कहते हैं गारंटर या श्योरिटी। अ पर्सन हु टेक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू पे अ सम ऑफ मनी परफॉर्म एन ड्यूटी फॉर द पर्सन इन केस दैट पर्सन परफॉर्म फेल्स टू परफॉर्म सच वर्क। मतलब कि गारंटर या श्योरिटी कौन है, वो पर्सन है जो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है कि वो पैसों को पे करेगा या वो ड्यूटी परफॉर्म करेगा अगर दूसरा पर्सन जिसके लिए वो गारंटी ले रहा वो नहीं कर पाता है। तो प्रिंसिपल डेटर कौन है, प्रिंसिपल डेटर वो पर्सन होता है जिसके लिए गारंटी दी जाती है कॉन्ट्रैक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट इज क्रेडिटर कौन होता है, द पर्सन टू होम द गारंटी इज गिवन इज नोन एज क्रेडिटर। और जिसके लिए जिसके लिए दी जाती है वो प्रिंसिपल डेटर है और जिसको गारंटी दी जाती है क्रेडिटर है, आपने उससे ही उधार तो लिया होगा तो वो होता है क्रेडिटर। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स एडवांसेस अ लोन ऑफ 25,000 टू मिस्टर वाई। मिस्टर एक्स जो है मिस्टर वाई को 25,000 का लोन देते हैं और मिस्टर जेड प्रॉमिस करते हैं कि मान लो अगर वाई आपका लोन देने में फेल हो गए तो मैं आपको उसका पेमेंट करूंगा। तो इस केस में गारंटर कौन हुआ, जो गारंटी कौन दे रहा है, मिस्टर जेड दे रहे हैं। किसके लिए गारंटी दी जा रही है, वाई के लिए दी जा रही है, तो वाई क्या हुआ, प्रिंसिपल डेटर। और किसको गारंटी दी जा रही है, वो है आपके मिस्टर एक्स जो लोन दे रहे हैं, जो है आपके क्रेडिटर। राइट, नेक्स्ट इज काइंड ऑफ गारंटी। 2 टाइप की गारंटी होती है, एक होती है सिंपल या स्पेसिफिक गारंटी, दूसरा होता है कंटिन्यूइंग गारंटी। आप देखो स्पेसिफिक और सिंपल गारंटी इज प्रोवाइडेड फॉर अ सिंगल डेट इन अ पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन। मतलब एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन, एक सिंगल डेट के लिए आप जब गारंटी देते हो तो वो होती है सिंपल गारंटी, मतलब साधारण गारंटी है, स्पेसिफिक गारंटी क्योंकि स्पेसिफिक चीज के लिए आप दे रहे हो। वंस द गारंटी डेट इज पेड ऑफ और द प्रॉमिस ऑब्लिगेशन ड्यूली परफॉर्म द गारंटी कम्स टू एन एंड। एक बार जो गारंटी जिसके लिए आपने दी थी, जिस लोन के लिए गारंटी दी थी वो पेमेंट हो गया, या जो ड्यूटी के लिए आपने गारंटी दी थी वो परफॉर्म हो गया, तो गारंटी जो है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, मान लो मैंने जैसे ये वाला एग्जांपल था एक्स वाई जेड का, तो जो वाई हैं जो लोन दे रहे थे एक्स को, ठीक है, और जेड ने गारंटी दी थी, तो एक बार लोन पेमेंट हो गई है, ठीक है, मान लो वाई ने ही पेमेंट कर दी तो जो भी गारंटी उन्होंने दी थी उनकी गारंटी खत्म हो गई, या फिर जिसने उन्होंने गड़बड़ कर दी और इन्होंने पेमेंट कर दी जो गारंटी दे रहा था, तो फिर एक बार बस पूरा परफॉर्म हो गया, गारंटी वाला जो डेट था जिसके अगेंस्ट गारंटी दी थी वो पे ऑफ हो गया, केस ओवर हो गया, तो गारंटी क्या हो गई, खत्म हो गई। दूसरा है कंटिन्यूइंग गारंटी। ये क्या होता है, सेक्शन 129 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस गारंटी विच टूवर्ड्स a series of transactions called continuing guarantee। मतलब यहाँ पे एक ट्रांजेक्शन है, पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन के लिए गारंटी नहीं दी जाती है, यहाँ पे सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब बार बार कोई ट्रांजेक्शन हो रहा है
उसके लिए गारंटी दी जाती है। मतलब ये जो गारंटी है वो कंटिन्यू करती रहती है। Thus, a continuing guarantee is not confined to a single transaction but keep on moving to several transaction continuously. इसका मतलब यह है कि जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो सिंगल ट्रांजेक्शन के लिए आपने नहीं दी थी कि एक बार वो ट्रांजेक्शन हो गया कंप्लीट हो खत्म हो गया, ये आपने कंटिन्यूसली दी है। जैसे आप किसी दुकान में जाते हो हर दिन उधार लेते हो, तो वो जो गारंटी आपने दी कि मैं आपका पेमेंट करूंगा, वो आप हर दिन उधार ले रहे हो, तो हर दिन की वो गारंटी दी जो कंटिन्यू चल रही है आपकी। ठीक है, ऐसा नहीं कि एक दिन की गारंटी दी थी आपने जितने बार आप खरीद रहे हो उसको आपने कहा था कि मैं जितना जब तक आपका उधार पे खरीद रहा हूँ वो मैं आपका पेमेंट करूंगा। इस बात की गारंटी थर्ड वाली पार्टी ने दी है कि ये जैसे ये है एक्स है, वो आपकी दुकान से रोज खरीद रहे हैं और अगर ये पेमेंट नहीं कर पाएंगे तो इसकी गारंटी मैं देती हूँ। तो फिर ये जो गारंटी मैंने दी है, जो सीरीज और ट्रांजैक्शन जो हर दिन हो रहा है, उसकी गारंटी को हम क्या बोलेंगे? कंटिन्यूइंग गारंटी। सिंपल गारंटी क्या होती है? जो एक बार बस दी जाती है, एक ही ट्रांजेक्शन के लिए दी जाती है। वो एक दिन आज हो गया उसके लिए मैंने गारंटी दे दी, बस खत्म, एक बार वो कंप्लीट हुआ, ओवर, कंटिन्यू नहीं चलता रहेगा वो। ठीक है, तो आई होप आप समझ पाए। स्टिल कोई भी डाउट कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।